This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे मास्टरमाइंड कातिल की है जिसने मर्डर करने के बाद खुद को पुलिस से 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 15 सालों तक बचा के रखा। उसने पुलिस को और लोगों को भी अपने काले कारनामों से इतना दूर रखा कि किसी को जरा सी भी भनक नहीं पड़ी और वो मदमस्त हुए बिना खौफ के अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी ना कभी एक छोटी सी ऐसी गलती कर ही देता है जो उसे सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर देती है। दोस्तों, आज की कहानी है अहमदाबाद के चर्चित सजनी हत्याकांड की। दोस्तों, घटना है 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइंस डे की, जब सजनी की आपत्तिजनक तरीके से मृत्यु हो जाती है और पत्नी के मरने के बाद उसके पति तरुण जिनराज की तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो एक सदमे में चला जाता है, उसी दिन जिस दिन तरुण की वाइफ सजनी का मर्डर हुआ था। दोस्तों, तरुण जिनराज और सजनी की शादी इस घटना से तकरीबन 3 महीने पहले दिसंबर 2002 में माता पिता के मर्जी से हुई थी। मतलब ये एक अरेंज मैरिज थी। ये दोनों ही परिवार बंगाल के रहने वाले थे और रोजगार पाने के बाद यहीं अहमदाबाद में रहने लगे। कुछ समय बीता और बंगाल के ही कुछ लोगों के जरिए तरुण और सजनी का रिश्ता तय होता है। परिणाम स्वरूप उन दोनों की शादी हो जाती है। तरुण अहमदाबाद में ही एक स्कूल में पीटी टीचर था और वो बच्चों को वॉलीबॉल सिखाता था। सजनी भी अहमदाबाद में एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थी। तरुण और सजनी शादी के बाद एक अपार्टमेंट में रहने लगे थे, लेकिन अपार्टमेंट एक ऐसे एरिया में था जहां पर आए दिन चोरी डकैती जैसे कांड होते रहते थे। इस बात से तरुण बखूबी वाकिफ था कि ये एरिया थोड़ा खतरनाक है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि तरुण वॉलीबॉल का कोच था और कोच की पोस्ट में अक्सर कोच को यानी गेम टीचर को बच्चों के साथ टूर में जाना पड़ता है। बस इसी सिलसिले में तरुण को कभी कभी बाहर जाना पड़ता था और वो अपनी पत्नी से कहता था कि सजनी, जब मैं बाहर रहा करूं तो तुम उतने दिनों के लिए अपने मायके चली जाया करो, क्योंकि अकेले रहना यहाँ की जगह के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि सजनी का मायका अहमदाबाद में ही था तो वो भी अपने मायके चली जाया करती थी, जहाँ उसकी माँ थी, पिता थे, एक बहन थी। आखिरी बार वो उसी महीने की 5 तारीख को अपने मायके गई थी और वहां से वापस आ गई। लेकिन इस बार जब वो वापस आ रही थी तब उसने अपने पिता से गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे मांगे। पिता को कुछ अजीब सा लगा सजनी का पेट्रोल के लिए पैसे मांगना। उन्होंने पूछा कि घर में सब ठीक तो है, दामाद जी तुम्हें ठीक से तो रखते हैं, कोई बात तो नहीं। ये सारी बातें पिता के कहने पर सजनी खामोशी से कहती है कि पापा सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, और वहां से अपने पति के घर आ जाती है। कुछ ही दिनों बाद 14 फरवरी 2003 को वैलेंटाइंस डे के दिन सजनी अपनी बहन को शाम करीब 7 बजे फोन करती है और उन दोनों के बीच 10 से 15 मिनट बात होती है। ये बातें बिल्कुल साधारण तौर पर हुई थीं, जैसे आम तौर पर हाल चाल खैरियत ये सारी बातें होती हैं। इन सारी बातों के बाद सजनी फोन रख देती है और इसके करीब 2 घंटे बाद तकरीबन 9 बजे तरुण सजनी के घर यानी अपने ससुराल में फोन करता है और हड़बड़ाहट भरे शब्दों से कहता है, आप लोग जल्दी अस्पताल आ जाइए, सजनी की हालत बहुत खराब है। ऐसा सुनकर ससुराल में अफरा तफरी मच जाती है और वो हड़बड़ाहट में बदहवास अस्पताल के लिए भागते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ये पता चलता है कि सजनी की मौत हो चुकी है। ससुराल वालों के साथ और भी लोगों ने देखा कि तरुण बेतहाशा पागलों की तरह बस रोए जा रहा था। उस वक्त उसे संभाल पाना सभी के लिए नाकाम साबित हो रहा था। पुलिस मौके पर आकर देखती है तो सजनी के गले में कुछ ऐसे निशान थे जिसे देखकर लग रहा था कि उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर उसका कत्ल किया गया हो। घर का सामान बिखरा पड़ा था, कुछ गहने जेवरात भी गायब थे। पुलिस समझ गई थी कि लूटपाट का मामला है। तरुण ने भी पुलिस से ऐसा ही कुछ कहा कि मैं सजनी से हमेशा चौकन्ना रहने के लिए कहता था, क्योंकि यहाँ चोरी डकैती जैसी घटनाएं बहुत आम हैं, तो शायद किसी लुटेरे ने ही सजनी को मार डाला और सारे गहने लूट कर ले गया। तरुण ने रो रो कर अपनी हालत बहुत खराब कर ली थी। जाहिर तौर पर शादी हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे और आज उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। सजनी का पोस्टमार्टम होता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन मुखाग्नि तरुण के बड़े भाई देते हैं, क्योंकि तरुण इस हालत में नहीं था कि वो अंतिम संस्कार में जा सके। यहाँ तक कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे एक सदमे की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। पुलिस अपराधी को पकड़ने में जोरों शोरों से लगी थी। ये दिन बीतता है और अगले ही दिन 16 फरवरी को तरुण भी हॉस्पिटल से गायब हो जाता है, जिसकी तत्काल सूचना तरुण का भाई पुलिस को देता है। पुलिस को थोड़ा शक तरुण के ऊपर पहले से ही था, जैसे कि उसका पुलिस से अलग अलग तरीके से बातें करना, इतना रोना, अस्पताल में भर्ती हो जाना और फिर आपत्तिजनक तरीके से तरुण का गायब हो जाना, ये सब पुलिस के कान खड़े कर रहा था। साथ ही तरुण के गायब होने के बाद पुलिस पर बड़े अफसरों, मीडिया और रजनी के परिवार वालों का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था कि पुलिस ने इतने संगीन केस के चलते तरुण पर नजर क्यों नहीं रखी और तरुण वहां से भाग गया। पुलिस ने तरुण को बहुत ढूंढा, माँ बाप को, बड़े भाई को भी गिरफ्तार कर लिया,
पूछताछ की, लेकिन ऐसा कोई सुराग हाथ नहीं लगा और परिवार को छोड़ दिया जाता है। तरुण का अभी तक कोई पता नहीं। काफी समय बीतने के बाद 2006 में मुख्यमंत्री से अपील की। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सारा वाकया बताया कि 3 साल होने के बाद भी अपराधी गायब है। ऐसा कह मुख्यमंत्री से मदद मांगी। इसके बाद सीएम ऑफिस से पुलिस को मैसेज गया कि आप अहमदाबाद के सजनी केस को गंभीरता से लीजिए। इसके बाद क्या था, एक बार फिर से इस मामले की खोजबीन चालू हो गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद अपराधी तरुण का कोई पता नहीं चला। मामले की संगीनता के चलते तरुण का पता बताने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई, लेकिन तरुण अभी भी गायब। अब तक पुलिस की स्पेशल टीम ने काफी चीजें पता कर ली थी। लोगों से पूछताछ की तो पता लगा कि ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तरुण के घर नहीं आया था। और गहराई से पूछताछ के बाद यह भी पता चला कि तरुण की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिससे तरुण शादी करना चाहता था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। रिपोर्ट में था कि सजनी की मौत दुपट्टे से गला घोंटकर की गई है। इन सब के बाद पुलिस सामने आई उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है और तरुण की एक्स गर्लफ्रेंड पुलिस को साफ साफ बताती है कि तरुण का आखिरी फोन मेरे पास 16 फरवरी को आया था और वो शादी की बात करने के लिए कह रहा था, लेकिन मुझे उसकी पत्नी के मरने की खबर पहले ही लग गई थी, तो मैंने उसे शादी के लिए साफ इनकार कर दिया कि मैं एक कातिल से शादी तो नहीं करूंगी। पुलिस ने उसकी सारी बातें सुनी और उसकी सभी बातें बिल्कुल सच थीं। पुलिस ने उसे एक क्लीन चिट दी और वहां से वापस आ गए। तरुण के द्वारा सजनी को तंग करने की भी भनक पुलिस को मोहल्ले से लग गई थी। अब पुलिस लगभग ये श्योर थी कि हत्या तरुण ने ही की है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए शादी के 3 महीने बाद अपनी पत्नी को मार डाला और गर्लफ्रेंड से शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन उसने तरुण के साथ जाने को मना कर दिया। दोस्तों, तरुण के परिवार के लोगों के नंबर्स को सर्विलांस पर रखा गया कि शायद कभी घर पर बात करे और उसे पकड़ा जा सके, लेकिन तरुण अब भी पुलिस के हाथों नहीं लगा। 2009 आते आते तरुण के पिता की मौत हो गई और मौत होने की वजह शायद तरुण का पिता से मिलना ही था। जी हाँ, तरुण के माता पिता तरुण को देखकर काफी घबरा गए थे क्योंकि पुलिस तरुण की तलाश में बेतहाशा मेहनत कर रही थी। शायद इसी डर या परेशानी के चलते तरुण के पिता के बेटे से मिलने के अगले ही दिन दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। तरुण वहां से वापस आ जाता है। पुलिस की लाख कोशिशों के बाद तरुण का कोई अता पता नहीं चला और धीरे धीरे ये जांच पड़ताल धीमी पड़ती गई। लेकिन इस केस की फाइल पूरी तरह से बंद नहीं हुई। कई अफसरों के तबादले हुए। जो भी नए अफसर आते वो एक बार इस घटना की फाइल पर नजर जरूर डालते। बात 2016 की है जब एक नया अफसर आया और इस केस की फाइल के बारे में अपडेट्स की जानकारी मांगी। जानकारी में पता चला कि तरुण अभी भी फरार है, पिताजी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है, वगैरह वगैरह कई सारी जानकारियां। उसकी मां भी अब मंदसौर में रहने लगी थी। मुखबिर और सिविल ड्रेस में रहकर पुलिस ने मंदसौर में पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं वो अपनी मां से मिलने तो नहीं आता। लोगों से तमाम पूछताछ करने के बाद भी पुलिस के हाथों सिर्फ निराशा ही लगी। 2016 में ही पुलिस ने एक बार फिर उस लड़की से बात करने का फैसला किया जो तरुण की एक्स गर्लफ्रेंड थी। पुलिस तरुण की एक्स गर्लफ्रेंड के पास पहुंचकर पूछती है कि कभी तरुण ने दोबारा तुमसे संपर्क करने की या बात करने की कोशिश की। तब उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिसने पुलिस को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया। लड़की ने बताया कि मेरे कुछ दोस्तों ने तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति को दिल्ली के किसी मॉल में देखा है। पुलिस ने अपनी टीम को दिल्ली के मॉल और आसपास के क्षेत्र को खंगालने का कार्य सौंपा। टीम ने बहुत कोशिशें की लेकिन पुलिस को वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन अब तक पुलिस को यह बात पुख्ता हो गई थी कि तरुण जिंदा है, उसने आत्महत्या नहीं की और वो इसी देश में है। मुखबिरों के जरिए पुलिस को तरुण के देखे जाने की सूचना मिलती रहती थी कई अलग अलग शहरों में, बंगाल से लेकर मंदसौर, अहमदाबाद से लेकर गुजरात, कभी कभी बेंगलोर, इन सभी जगह पर। दोस्तों, पुलिस ने इन सभी जगहों पर रहने वाले रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों के सभी नंबर खंगाले, एक लिस्ट बनाई। ये नंबर तकरीबन 3 से 4 हजार थे। पुलिस ने तरुण की मां को भी रडार पर रखा था कि शायद कभी तरुण से इसकी बात हो, लेकिन उसकी मां की बात सिर्फ कुछ रिश्तेदार वगैरह से होती रहती थी। तरुण से शायद उसकी बात कभी भी नहीं हुई। पुलिस अभी भी अंधेरे में थी। सजनी की दर्दनाक हत्या हुए 15 साल हो चुके थे। साल था 2018। पुलिस की टीम अब इस केस में लगी ही हुई थी कि उसे पता चलता है कि तरुण अपनी मां से बहुत क्लोज था। जैसा कि इतना जोखिम उठाकर वो अपनी मां से मिलने आया था, वही 2009 में जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी दिल का दौरा पड़ने से। पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि हो ना हो तरुण की बात मां से जरूर होती होगी। तमाम कोशिशें की, तरुण की मां पर नजर रखी, साथ ही मां के नंबर से किस किस से बात हुई है इसकी भी मॉनिटरिंग रखी गई, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि तरुण को पकड़ा जा सके। यूं ही समय आगे बढ़ता है और एक दिन उसकी मां के नंबर पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। ये जो लैंडलाइन नंबर था वो बेंगलोर से आया था।
पुलिस को साइबर सेल के जरिए इस बात का पता चल जाता है। ये पहली बार था कि तरुण की मां के फोन में किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता लगा कि बेंगलोर में स्थित कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर से अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी हैरानी होती है कि आखिर तरुण की मां को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बेंगलोर जाने का फैसला किया। उन्हें शक हुआ कि कहीं तरुण इस कंपनी में ही तो काम नहीं करता। टीम बेंगलोर पहुंचती है और बेंगलोर पुलिस से ओरेकल कस्टमर केयर के कर्मचारी की डिटेल मांगती है। बेंगलोर पुलिस भी इस कंपनी के HR डिपार्टमेंट से उनकी कंपनी में काम कर रहे हर एक एम्प्लॉय की डिटेल देने को कहती है। पुलिस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डिटेल नहीं मांगती ताकि अपराधी अगर इसी कंपनी में है तो वो सचेत न हो जाए। रूटीन इन्फॉर्मेशन का हवाला देकर पुलिस HR डिपार्टमेंट से लिस्ट ले लेती है, लेकिन इस पूरी लिस्ट में कहीं भी तरुण जिनराज का नाम था ही नहीं। लेकिन कंपनी में काम कर रहे एक व्यक्ति का नाम सुनकर पुलिस के कान एक बार फिर से खड़े हो गए, क्योंकि पुलिस ने इस नाम के व्यक्ति को पहले इस केस से जोड़कर सुन रखा था। पुलिस को याद आता है कि प्रवीण भटोले के नाम के एक शख्स से तरुण की मां के फोन से अक्सर बातचीत होती रहती थी, जिसमें प्रवीण भटोले की पत्नी निशा का भी नंबर शामिल था। इन दोनों से ही तरुण की मां बात किया करती थी। पुलिस ने इन दोनों के बारे में जांच पड़ताल की तो उन्हें एक बात बड़ी हैरान करने वाली लगी। आज के इस सोशल मीडिया के युग में प्रवीण और निशा सोशल मीडिया पर जरा सा भी एक्टिव नहीं थे। न कोई पोस्ट, न कोई फोटो, कुछ भी नहीं। यहाँ पुलिस को शक होता है कि प्रवीण भटोले तरुण की मां से क्यों बात करता है, कहीं प्रवीण ही तरुण तो नहीं। ये शक पुलिस को हुआ, लेकिन पुलिस ये कंफर्म कैसे करती। अहमदाबाद पुलिस एक बार फिर तरुण की डिटेल को गहराई से जांचती है तो पता चलता है कि तरुण के हाथ की एक उंगली जिसमें रिंग पहनी जाती है वो बच्चों को वॉलीबॉल सिखाते वक्त टूट गई थी, तो उंगली थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। अहमदाबाद से आए दो पुलिस अफसरों की इस बात की पुख्ता जानकारी थी और वे दोनों अफसर ये तय करते हैं कि इस प्रवीण से हाथ मिलाने के बाद वो उस टूटी हुई उंगली के जरिए पहचान लेंगे कि यह तरुण है या फिर नहीं। बिना देर किए पुलिस उसी ही दिन 23 अक्टूबर 2018 को रात करीब 11:15 बजे गेस्ट बनकर उस कंपनी में जाती है और 7वीं मंजिल में पहुंचकर प्रवीण को बुलाने के लिए कहती है। जाहिर तौर पर चपरासी अंदर जाता है और प्रवीण भटोले से कहता है कि आपसे 2 गेस्ट मिलने आए हैं। प्रवीण के सामने आते ही 2 अफसरों में से एक ने प्रवीण से कहा, हेलो तरुण, ये कहकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये सुनकर उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि उसने पिछले 10 सालों के बाद खुद को किसी के द्वारा इस नाम से बुलाते हुए सुना था। उस दफ्तर के सभी लोग, उसकी पत्नी और बच्चे, सभी उसे प्रवीण भटोले के नाम से जानते थे। बेसुध होकर उसने भी हाथ आगे बढ़ाया। अफसर ने हाथ में वो टूटी हुई उंगली टटोली और पता चला कि उसकी एक उंगली टूटी हुई है। अब तो पूरी तरह से पुख्ता हो गया था कि प्रवीण भटोले ही तरुण जिनराज है। इसके बाद पुलिस अफसर ने अगली लाइन कही कि मिस्टर तरुण, अब खेल खत्म, चलिए अहमदाबाद चलते हैं। ये तरुण ही था जो अपने दोस्त प्रवीण भटोले के सभी दस्तावेजों को अपने नाम के साथ स्कैन करके झूठी पहचान के साथ रह रहा था। तरुण इसी नाम से झूठे पासपोर्ट के जरिए विदेश यात्रा भी कर चुका था। उसने निशा नाम की एक लड़की से शादी कर ली थी और उसके 2 बच्चे भी थे। दोस्तों, इस तरह एक शातिर हत्यारा लैंडलाइन कॉल के जरिए पकड़ा गया। आगे की बात करने के बाद ये पता चलता है कि उस दिन तरुण के फोन से उसकी मां से बातचीत नहीं हो पा रही थी। बात करना बहुत जरूरी था क्योंकि उसकी मां अकेले रहा करती थी, तो उसने ऑफिस के नंबर से अपनी मां को कॉल कर दिया और ये कॉल पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, जिस वजह से इस मास्टरमाइंड कातिल को 15 साल बाद पुलिस ने धर दबोचा। बाद में पता चला कि तरुण की मां किसी रिश्तेदार के नाम पर ली हुई एक सिम के जरिए सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे तरुण से बात किया करती थी। दोस्तों, ये थी सजनी हत्याकांड के मास्टरमाइंड कातिल तरुण जिनराज की कहानी। आज की सच्ची घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।